Good morning, students. I hope all of you are doing great. And let's start with the last topic from occurrence of metals. ठीक है, ये क्लास 12 का जो जनरल मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट का लास्ट टॉपिक है. और क्लास 10th के लिए देयर वुड बी आई थिंक 2 more videos to post you for your syllabus for this NTSE. So I'll be doing so. हाँ जी, तो बात करते हैं लास्ट स्टेप की, रिफाइनिंग. एक बार फिर से रिकॉल करा दूं, हम लोग मेटलर्जी के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों, और मेटलर्जी में हमने स्टेप्स पढ़े थे. जिन स्टेप्स में सबसे पहला था क्रशिंग करना, और की जो क्रश्ड ओर है उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए पल्वराइजेशन किया जाता है. फिर पल्वराइजेशन करने के बाद जो उसमें अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करने के लिए कंसंट्रेशन करते हैं. कंसंट्रेशन करने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप था दैट वाज कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड. ऑक्साइड से कन्वर्ट करने के बाद हमने बात की रिफाइनिंग रिडक्शन की. और अब हम बात कर रहे हैं लास्ट स्टेप एंड दैट इज रिफाइनिंग. रिफाइनिंग का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रिफाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल. ठीक है, मेटल को 100% प्योरीफाई करने के लिए जिस प्रोसेस को यूज किया जाता है दैट इज रिफाइनिंग. एक्चुअली में जो मेटल हमें रिडक्शन के बाद मिलता है वो मिलता है हमें क्रूड मेटल. यानी वो मेटल मिल तो जाता है लेकिन उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज फिर भी रह जाती हैं. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप फ्लक्स यूज करते हो, आप कंसंट्रेशन करते हो, उसके बावजूद भी इम्प्योरिटीज रह जाती हैं. 100% प्योर नहीं होता. तो 100% अगर प्योरीफाई करना है तो लास्ट स्टेप करना पड़ेगा, एंड द लास्ट स्टेप इज रिफाइनिंग. तो अब रिफाइनिंग के जो अलग अलग टाइप्स हैं या जो अलग अलग वेज हैं अब हम वो पढ़ना शुरू करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट वेरियस मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग. ओके, तो इन मेथड्स में बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, ये 10th और 12th दोनों के लिए कॉमन रहेगी ये चीज कि आपको इसमें पढ़ना है कि जो मेथड्स हैं वो कौन से मेटल के लिए इम्प्लीकेटेड है. ठीक है, और उसका प्रिंसिपल क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन इज लिक्वेशन. व्हाट इज लिक्वेशन? ये जो लिक्वेशन है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सिर्फ उन्हीं मेटल्स को प्योरीफाई कर सकते हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत कम हो. ठीक है, बात समझ में आ गई. सो लिक्वेशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड इम्प्योरिटीज. दोनों के जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं उनमें डिफरेंस होना चाहिए. मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए. तो ये करते क्या है इस प्रोसेस के अंदर, लिक्वेशन के अंदर, एक स्लोप के ऊपर जो है, एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, यहाँ टॉप के ऊपर हमारा क्रूड मेटल रख देते हैं, क्रूड मेटल. ठीक है, और इसको फिर यहाँ से हीट करना शुरू करते हैं इसके बॉटम से. जैसे जैसे हीट करते हैं तो क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट मेटल का कम है तो फिर क्या होगा, मेटल धीरे धीरे मेल्ट डाउन होके इस इंक्लाइन के थ्रू, स्लोप के थ्रू बहता हुआ नीचे कलेक्ट हो जाएगा. और जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो इम्प्योरिटीज़ जो हैं क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट तो आया नहीं है तो इम्प्योरिटीज़ रह जाएंगी वहीं पे टॉप पे. एंड इन दिस वे प्योर मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया ये हम सिर्फ उन्हीं मेटल्स के लिए कर सकते हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट्स कम होते हैं, जैसे कि आपका टिन और लेड. इनको प्योरीफाई करने के लिए जो है लिक्वेशन प्रोसेस को यूज किया जाता है. लिक्वेशन के बाद नेक्स्ट वन इज डिस्टिलेशन. क्लास 10th ने डिस्टिलेशन पढ़ा है, क्लास 11th ने भी पढ़ा है, लेकिन डिस्टिलेशन आई डोंट फाइंड कि आप में से किसी को भी याद होगा. तो लेट मी जस्ट मेक अ रिकॉल फॉर यू. ठीक है, रिकैपिचुलेट कराती हूँ मैं आपको डिस्टिलेशन होता क्या है. डिस्टिलेशन बच्चों क्या है कि हम किसी चीज़ को प्योरीफाई करने के लिए उसे इतना हीट करते हैं कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए. वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद सबका क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है तो जिसके वेपर्स पहले बनेंगे उन वेपर्स को सेपरेट आउट कर लेंगे, और सेपरेट करने के बाद उनको वापस से कंडेंस कर लिया जाता है, और कंडेंस करने के बाद उसे ऑब्टेन कर लिया जाता है. ठीक है, सो बेसिकली जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
मेटल एंड इम्प्योरिटीज। जैसे ऊपर वाले केस में मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस था, यहाँ पर डिफरेंस किसका होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट का। मेटल और इम्प्योरिटीज में बॉइलिंग पॉइंट का जब डिफरेंस होगा तो डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज किया जाएगा। और जनरली ये डिस्टिलेशन प्रोसेस हम यूज तब करते हैं जब आपके मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम हो। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो करना क्या है, जैसे आपने कोई वेसल ले लिया, उस वेसल के अंदर आपके पास यहाँ पर जैसे क्रूड आपने मेटल लिया हुआ है और इस क्रूड मेटल को के वाले कंटेनर को किया हुआ है ब्लॉक, बिल्कुल ऊपर से सील करके, और यहाँ से एक ओपनिंग दे देते हैं, यहाँ से खोल देते हैं इसको। अब जैसे जैसे आप इसको यहाँ से नीचे से बॉटम से मेटल को हीट करना शुरू करोगे, वेपर्स बनेंगे, और वेपर्स जो है वो यहाँ से ऐसे पास होते हुए एक ऐसे डिलीवरी ट्यूब से इसको अटैच कर देते हैं, एक सिस्टम पाइप से अटैच कर देते हैं, और उसके बाद इसके आसपास लगा देते हैं कंडेंसर। कंडेंसर लगाने का पर्पस क्या है? उसको ठंडा करना है साथ साथ। जैसे ठंडा होता जाएगा तो जो वेपर्स है वो लिक्विफाई होंगे, और उसके बाद लिक्विफाई होने के बाद तुरंत उनको चिल करके सॉलिड प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द सिंपल असेंबली फॉर डिस्टिलेशन। अब ये जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है ये उन्हीं के लिए किया जाता है जिन मेटल के बॉइलिंग पॉइंट कम हो, जैसे कि आपका जिंक और मरकरी। इनको प्योरीफाई करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज किया जाता है। वैसे तो इलेक्ट्रोलाइटिक आप प्रोसेस करके तो किसी भी मेटल को प्योरीफाई कर ही सकते हो, लेकिन उसको अवॉइड करते हैं। अवॉइड करने का रीजन है कि वो कॉस्टली पड़ता है। अगर उसके कंपैरिजन में किसी और मेथड से हो सकता है तो क्यों ना उस मेथड को यूज किया जाए, इसलिए ये अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन एंड द थर्ड वन इज जोन रिफाइनिंग। क्लास 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल बहुत बार पूछा जाता है, इट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। ठीक है, सो प्रिपेयर दिस पार्ट। और वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हमको प्रिपेयर नहीं करना है, लेकिन फिर भी स्पेसिफिकली जो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उनको उनके ऊपर जोर देना जरूरी है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू इन बिटवीन माई वीडियोज। सो जोन रिफाइनिंग जो है ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट इम्प्योरिटीज are more soluble in molten state than solid state। ठीक है, ये है इसका प्रिंसिपल। क्या है प्रिंसिपल? कि जो इम्प्योरिटीज हैं वो मोल्टन स्टेट में ज्यादा रहना प्रेफर करती हैं, ज्यादा सॉल्युबल होती हैं इन स्पाइट ऑफ सॉलिड स्टेट। अब इसका क्या मतलब है और इसको कैसे यूज करते हैं आपको मैं बताती हूँ। जोन रिफाइनिंग के लिए जिस सब्सटेंस को, जिस मेटल को प्योरीफाई करना होता है, उस मेटल की बना लेते हैं एक रॉड। ठीक है, सो दिस इज योर इम्प्योर मेटल रॉड, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह फैली हुई है। राइट, अब लेते हैं यहां पे हम ले लेते हैं हमारे रोलर हीटर्स। और इन रोलर हीटर्स को एक ही डायरेक्शन में रोल करते हैं। जैसे यहां से सपोज ये आपकी ए पॉइंट है, ये आपका रॉड का बी पॉइंट है, तो ए से बी तक गए, वापस नहीं लाना है, बी से उठा के ए के पास वापस रखा हीटर को, और फिर से वापस से इसको यहाँ से ऐसे मूव कराते हुए बी तक ले गए, फिर से उठाया ए पे रखा और ए से फिर से इसको ऐसे ले गए, यानी वन साइडेड इन दिस वे। इट्स गोइंग, देन इट्स गोइंग अगेन, देन इट्स गोइंग अगेन, देन इट्स गोइंग अगेन। सो इन दिस वे जो है इसको हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हीट करते हैं। तो अब हीट करने से क्या होगा, जैसे जैसे हीटर पास आएगा तो वहां से आपका जो मेटल है वो मेटल क्या होता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही हीटर वहां से दूर जाएगा तो आपका जो मेटल है वो वापस क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, वापस से सॉलिड हो जाएगा। तो इम्प्योरिटीज क्या करती हैं, इम्प्योरिटीज क्योंकि सॉलिड स्टेट में कम सॉल्यूबल हैं, कम रहना प्रेफर करती हैं, और सॉल्यूबल जो है ज़्यादा मोल्टन स्टेट में है, तो क्या करेंगी, जैसे जैसे हीटर आगे की तरफ चलेगा वैसे वैसे उसके साथ साथ चलना शुरू कर देंगी। यानी ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से नजर आएगी कि ये आपकी सपोज जो रॉड थी, ठीक है, कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि सारी की सारी जो इम्प्योरिटीज हैं वो एक एंड की तरफ इकट्ठी होती चली जाएंगी हीटर के डायरेक्शन में, और पीछे की तरफ से जो इम्प्योरिटीज थी वो सारी की सारी वहां से मूव करती हुई हीटर के साथ साथ बी की तरफ चली गई। अब क्या करना है, अब यहां से रॉड को कट कर दो,
ठीक है, ये आपका जो है, अब ये जो बच गया पार्ट ये आपका प्योर मेटल हो गया। क्लियर? सो इन दिस वे दिस पर्टिकुलर मेथड इज यूज्ड विच इज नोन एज जोन रिफाइनिंग। ठीक है, तो जोन रिफाइनिंग जो है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड इसलिए है क्योंकि इससे दो ऐसे एलिमेंट्स को प्योरीफाई किया जाता है जो हमारी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एंड दे आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, एक तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ जोन रिफाइनिंग, सेकेंडली कि ऐसे दो एलिमेंट्स के नाम बताइए जिनको जोन रिफाइनिंग से प्योरीफाई किया जा सकता है, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि सिलिकॉन को प्योरीफाई करने के लिए या जर्मेनियम को प्योरीफाई करने के लिए कौन सा मेथड आप यूज करोगे, लिक्वेशन यूज करोगे, डिस्टिलेशन यूज करोगे, जोन रिफाइनिंग यूज करोगे, या इनमें से कोई भी नहीं। इस तरह का क्वेश्चन क्लास 10th आपसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हमने 3 मेथड डिस्कस कर लिए हैं, एक मेल्टिंग पॉइंट के डिफरेंस पे बेस्ड है, एक बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे बेस्ड है, और एक इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि इम्प्योरिटीज लिक्विड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में प्रेफर करती हैं रहना इंस्टेड ऑफ सॉलिड स्टेट, तो उनको एक तरफ इकट्ठा किया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन इज vapor phase refining. Everyone, this is also very important, class 12th इसका भी प्रिंसिपल पूछा जाता है बहुत बार, जोन रिफाइनिंग और वेपर फेज रिफाइनिंग, और इसके बाद जो हम तीसरा पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी। तीनों के ही प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और तीनों ही पूछे जा सकते हैं। वेपर फेज रिफाइनिंग जो है उसके लिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है। व्हाट इज अ प्रिंसिपल? द प्रिंसिपल सेज, इसका प्रिंसिपल क्या है कि सबसे पहले जो हमारा इम्प्योर मेटल है उसको हम किसी खास तरह के केमिकल के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसी खास तरह के रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं टू फॉर्म अ वॉलेटाइल कंपाउंड। सो प्रिंसिपल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ए क्या है? द मेटल विल बी रिएक्टेड विद suitable reagent to form volatile compound। volatile समझ रहे हैं बच्चों? volatile मतलब जिसके वेपर्स आसानी से बन जाए, ऐसा कंपाउंड बनाया जाता है मेटल की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद सेकंड, व्हाट इज द सेकंड प्रिंसिपल? सेकेंड प्रिंसिपल इसका क्या है, मतलब इसके प्रिंसिपल का सेकेंड पार्ट क्या है कि जो आपका वॉलेटाइल कंपाउंड बना है उसे एक हायर टेम्परेचर के ऊपर डिसोसिएट हम कराएंगे। द वॉलेटाइल कंपाउंड फॉर्म्ड इज देन डिकम्पोजेज एट हायर temperature to give pure metal back। तो हमने करना क्या है, पहले हमें मेटल को किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा के कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जो वेपर स्टेट में हो, जिसके वेपर्स बन जाएं। ठीक है, उसके बाद वो जो वॉलेटाइल कंपाउंड बन गया है उस कंपाउंड को और ज्यादा हीट करके उसको वापस से डिकम्पोज करना है, और डिकम्पोज करने से क्या हो जाएगा, प्योर मेटल आपको मिल जाएगा। तो आप कहोगे कि फिर हमने रिएक्ट क्यों कराया? भाई हमारे पास इम्प्योर मेटल था, इम्प्योरिटीज वहीं रह जाएंगी, सिर्फ मेटल रिएक्ट करेगा। ठीक है, और अगर उस कंपाउंड को डिकम्पोज नहीं करोगे तो फिर हाउ विल यू गेट बैक द मेटल? हमें तो मेटल को प्योरीफाई करना है ना। सो दिस इज अ वे ऑफ प्योरीफाइंग अ मेटल इन द वेपर स्टेट, इन द वेपर फेज। ठीक है, सो डू रिमेंबर द प्रिंसिपल, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्टली मेटल को रिएक्ट कराना है सुटेबल रिएजेंट से, वॉलेटाइल कंपाउंड बनाना है, और फिर उस वॉलेटाइल कंपाउंड को हायर टेम्परेचर के ऊपर डिकम्पोज करा के प्योर मेटल को वापस से ऑब्टेन कर लेना है। वेपर फेज रिफाइनिंग 2 तरीके से, यानी इसमें 2 मेथड्स हैं अलग अलग मेटल्स को प्योरीफाई करने के लिए जो यूज होते हैं। तो दोनों मेथड्स के नाम सुने। सबसे पहला मेथड है आपका मॉन्ड्स प्रोसेस, वो भी वेपर फेज रिफाइनिंग में ही आता है, यानी इसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, लेकिन मॉन्ड प्रोसेस स्पेसिफिकली निकल को प्योरीफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, निकल जब इम्प्योर मेटल आप लोगे और उसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ
कार्बन मोनोऑक्साइड आपका रिएजेंट की तरह काम कर रहा है, वो इसके साथ रिएक्ट आप कराओगे 473 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, ये इसको हीट करें यानी 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने से ये इसके साथ कंबाइन कर जाता है और बनाता है NiCO4, निकल टेट्रा कार्बोनिल नाम का एक कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कंपाउंड है ये आपका वॉलेटाइल है, यानी ये बनेगा वेपर स्टेट में, ठीक है। निकल में इम्प्योर था, प्योर उसके पार्टिकल निकल के CO के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और सारी इम्प्योरिटीज वहीं रह जाएंगी। अब होगा क्या, ये जो कंपाउंड बन गया इसको और ज्यादा हीट करेंगे, कुछ 573 100 डिग्री सेल्सियस प्लस टेम्परेचर पे इसको हीट करने से ये वापस टूट जाता है टू गिव बैक निकल एंड 4CO। अब ये जो निकल आपको यहां से मिला, ये निकल कैसा है, ये है आपका प्योर निकल, ठीक है। समझ में आ गया सबको? ग्रेट। नाउ मॉन्ड्स प्रोसेस में एक और तरीका है मॉन्ड प्रोसेस के अलावा, जो बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वेपर फेज रिफाइनिंग पे। नेम इज वैन आर्कल प्रोसेस। तो वैन आर्कल प्रोसेस के अंदर दो मेटल्स को प्योरीफाई किया जाता है, एक है जिरकोनियम और दूसरा है बच्चों टाइटेनियम। जिरकोनियम और टाइटेनियम दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जब हम लोगों ने क्लास 10th मैंने जब आपको ये पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे डिफेंस में एंड स्पेस में इन मेटल्स को यूज़ किया जाता है, जिंक को, टाइटेनियम को, ठीक है। तो फिर ये जो है हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं, इसलिए दे नीड इन हाई प्योरिटी बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड इन स्पेस व्हीकल्स एंड इन द डिफेंस, ठीक है। तो इसीलिए इनको 100% प्योर ऑब्टेन करना जरूरी है और वेपर फेज रिफाइनिंग से ये 100% प्योरीफाई हो जाएंगे। तो जिरकोनियम और टाइटेनियम की रिएक्शन किस तरीके से होती है, अब चलिए वो देखते हैं। तो दोनों में एक चीज कॉमन रहेगी, वैन आर्कल प्रोसेस में जो रिएजेंट यूज होता है वो है बच्चों आयोडीन। मॉन्ड प्रोसेस में कौन सा था, कार्बन मोनोऑक्साइड, और वैन आर्कल में क्या है, आयोडीन। क्लास 10th ध्यान दीजिएगा इन चीजों पे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। डायरेक्टली मॉन्ड प्रोसेस ऐसे नहीं आता कभी भी, हमेशा ऐसे आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्योरिफिकेशन ऑफ निकल। आपको यही केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। समझ में आ गया? मेथड का नाम पूछ सकते हैं, बाय विच मेथड निकल इज प्योरिफाइड, मॉन्ड्स प्रोसेस आपका आंसर हो जाएगा। ऑल्सो गिव द केमिकल इक्वेशन। तो आपको इस पर्टिकुलर मॉन्ड प्रोसेस में से केमिकल इक्वेशन ही तैयार करनी है और इसके लिए टेम्परेचर्स याद रखने जरूरी है, ठीक है। आगे सुने। हाँ जी, वैन आर्कल पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिरकोनियम की। तो जिरकोनियम जब हम ले लेते हैं इम्प्योर, उसको प्योरीफाई करना है तो इसमें क्या डालेंगे, आयोडीन डालेंगे। आयोडीन के वेपर्स के साथ इसको ट्रीट कराएंगे और 873 केल्विन या 870 केल्विन के आसपास ये रिएक्शन कर जाता है और रिएक्शन करने के बाद बनाता है ZrI4। कंपाउंड कैसा है, गैसीय स्टेट में, वेपर्स हैं, ठीक है। बहुत हाई टेम्परेचर पर ले जाके इसको 2073 केल्विन, 74 केल्विन, 75 केल्विन के आसपास टंगस्टन की प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं, इतना हाई टेम्परेचर, टंगस्टन फिलामेंट, W मतलब टंगस्टन, मेटल लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में टंगस्टन फिलामेंट के साथ, टंगस्टन फिलामेंट का मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इतना हाई टेम्परेचर है तो आपको ऐसा बल्ब लेना पड़ेगा जिसके अंदर टंगस्टन लगाओ, तो ये उसलिए रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, जिरकोनियम बनेगा वापस से टूट के और आयोडीन अलग हो जाएगी। ये जो जिरकोनियम है, ये जिरकोनियम कैसा है बच्चों, प्योर है, ठीक है। तो इसी तरीके से टाइटेनियम की भी लिख सकते हैं। टाइटेनियम बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन, 2I2, सिर्फ टेम्परेचर्स विल बी डिफरेंट। यहाँ पर कुछ 523 केल्विन टेम्परेचर पे इसको हीट करने से ही रिएक्शन हो जाती है, TiI4 अगेन इन द गैसीय स्टेट। और देखिए यहाँ पर भी टेम्परेचर डिफरेंस था, कितना, लगभग 1200 का, यहाँ पर भी लगभग 1200 का ही है। तो ये चीज से आप इसको याद कर सकते हो। 500 में आप 1200 प्लस कर दो, 1700 का अप्रोक्सीमेट हो गया, तो 1700 केल्विन पे इसको हम हीट करेंगे, ठीक है। और हमें यहाँ से मिल जाएगा प्योर टाइटेनियम, साथ में आयोडीन विल बी ऑब्टेन्ड अगेन। तो देखो इस मेथड का बेनिफिट एक और भी है कि जो आप रिएजेंट यूज कर रहे हो ना, वो आप उसको रीयूज कर सकते हो, क्योंकि वो फिर बन जाएगा, फिर से आप यूज कर लो उसको, ठीक है। सो दिस वॉज योर वेपर फेज रिफाइनिंग। अब हम वेपर फेज रिफाइनिंग से आगे मूव करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट मेथड, एंड द नेक्स्ट वन इज क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, क्रोमैटोग्राफी जो है, वैसे तो जो स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग तो सब बायो के स्टूडेंट्स हो, मेडिकल के स्टूडेंट्स हो,
ठीक है। तो मेडिकल के स्टूडेंट्स तो नो दिस टर्म क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि बायो में बॉटनिस्ट ही थे वो जिन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था और ये मेथड को जो है इन्वेंट किया था। तो क्रोमेटोग्राफी जो है वो बेसिकली है क्या, ये मैं आपको बताती हूँ अगर आप लोगों को नहीं पता तो। क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक बाय विच the metal or any substance can be purified as well as its components can be separated। ठीक है, दोनों काम कर सकते हैं हम इसमें, प्योरिफिकेशन भी कर सकते हैं। डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं इसकी, तो मैं लिख रही हूँ प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ components of a mixture by using, अब ये चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गई है, by using a mobile phase and a stationary phase is known as chromatography। एक बहुत ही ये कहूँगी कि साइंटिफिक तो नहीं, लेकिन फिर भी हाँ एक सिंपल सा एग्जांपल से आई विल फाइंड कि आपको क्रोमेटोग्राफी समझ में आ जाएगा। जैसे अगर सपोज कोई फ्लड की सिचुएशन है और कोई रोड है, ठीक है, रोड के ऊपर अलग अलग चीज़ें रखी हुई है, एक पेड़ लगा हुआ है, बहुत पुराना पेड़ है, ठीक है, अ ट्री इज देयर, बहुत ही पुराना पेड़ है, ठीक है। यहाँ पर एक जो है एक आपकी कार रखी हुई है, सॉरी फॉर माई ड्राइंग, एंड एक यहाँ पर बाइसिकल बना देते हैं, ठीक है। तो एक बाइसिकल जो है वो इस तरीके से कुछ यहाँ रखी हुई है। नाउ द सिचुएशन इज, जैसे मैंने कहा अगर फ्लड आ रहा है, तो फ्लड आ रहा है तो क्या करेगा, फ्लड कम में वाटर जो है वो बहुत तेजी से, वो बहुत प्रेशर से आता है, ठीक है ना। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी, अगर इस तरीके से सपोज यहाँ से इस तरफ से आपका फ्लड यानी वाटर बहुत तेज प्रेशर के साथ आ रहा है, तो क्या होगा, ये जो साइकिल है क्योंकि बहुत हल्की है तो ये क्या करेगी, इस वाटर के साथ बहती हुई कहीं दूर तक चली जाएगी। सपोज इस पॉइंट तक आ गई आपकी बाइसिकल, ठीक है, और जो आपकी कार है वो कार ज्यादा शिफ्ट नहीं हुई, थोड़ी दूर चली गई और यहाँ पर आ गई आपकी कार। और ये जो पेड़ था ना, ये पेड़ हिल ही नहीं पाया, इतने फ्लड में भी नहीं हिला और अपनी ही जगह पर बना रहा, ठीक है। तो अब हुआ क्या, ये ही सिचुएशन कुछ यहाँ क्रोमेटोग्राफी में होती है, जिसके अंदर एक हमारा फेज स्टेशनरी होता है, एक चीज स्टेशनरी थी, ये तीनों स्टेशनरी थे, तीनों रखे थे, और वाटर इसके ऊपर से बह रहा था, वाटर वॉज फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से जैसे ये वाटर बह रहा था, इसने तीनों के कॉम्पोनेंट्स, तीनों चीजों को एक दूसरे से दूर दूर कर दिया। हो सकता है तीनों एक साथ रखे थे, तीनों को एक दूसरे से दूर दूर कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी क्रोमेटोग्राफी को यूज किया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर एक मोबाइल फेज होता है, ठीक है, और एक होता है हमारा स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, और मोबाइल फेज जो है जनरली उसको इलुएंट कहा जाता है। बहुत तरह की क्रोमेटोग्राफी होती है बच्चों, मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी आर देयर, जो अभी जो है केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ये मेथड, और ये लेटेस्ट टेक्निक